गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का साइंस। देखिए, हमने आप लोगों को बता चुके थे कि साइंस जो होता है, जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस का जो टॉपिक पढ़ा रहे थे तो इसमें बता चुके हैं आप लोगों की साइंस जो होती है 3 भागों में आप लोगों की बटी हुई है। किसमें? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तीनों टॉपिक्स आपके एक ही बुक के अंतर्गत है। उसमें से आज हम लोग स्टडी करेंगे साइंस का टॉपिक फिजिक्स। और फिजिक्स का आपका पहला लेसन है मोशन। 8 नंबर पे है मोशन, गति। गति के बारे में ही हम लोग क्या करेंगे, इसकी अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। इंटरेस्टेड है? देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। तो देखिएगा, जो गति होती है एक किसी वस्तु के अवस्था का ही रूप होता है। गति क्या होती है? किसी वस्तु के अवस्था का ही एक रूप होता है। आप जानते हैं कि अवस्था कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक विरामावस्था और दूसरा गत्यावस्था। इन होता है। तो विरामावस्था कब बोलेंगे? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन न करे, यानी आराम से स्वतंत्र रूप से स्थिर रहे, तो वस्तु किस अवस्था में कहलाएगी? विरामावस्था में। जैसे देखिए, हम स्थिर हैं, अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? मेरा स्थिति है। कौन सी स्थिति है? विरामावस्था की। यदि मैं ऐसे गति करते रहूं, यहाँ से यहाँ जाते रहूं, तो ये क्या है? इस स्थिति में हम परिवर्तन कर रहे हैं अपने, तो ये क्या कहलाएगी? गत्यावस्था कहलाएगी। तो आप अवस्था जान गए। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे समय के साथ साथ, तो उस वस्तु किसमें कहलाएगी? विरामावस्था में। और जब कोई वस्तु अपनी समय के साथ साथ स्थिति में क्या करता हो? परिवर्तन करता हो, तो वस्तु गत्यावस्था में कहलाएगी। और उसी अवस्था का एक रूप है गति, मोशन। तो देखिएगा, जो मोशन होता है एक सापेक्ष पद होता है, इसको तुलनात्मक होता है। जैसे हम कहें कि कोई एक वस्तु है A और वस्तु B की जो है इधर से यहाँ से चलता जा रहा है और यहाँ पे आ गया, तो इसकी कंपैरिजन किया जाएगा वस्तु A के तुलना में, कि यानी कि ये वस्तु A के सापेक्ष क्या है? बेचारा गति कर रहा है, लेकिन वस्तु ये क्या है? विरामावस्था में है। क्लियर हुआ? तो हम क्या कहेंगे इसको? इस वस्तु की गति। यानी आप इसकी गति की डिफिनीशन बता सकते हैं, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो उस वस्तु की क्या कहलाती है? गति कहलाती है। जैसे ये वस्तु A स्थिर था और यहाँ से वस्तु B जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो ये बेचारा देख रहा है, तो कह रहा है ना कि ये क्या है? ये वस्तु गतिशील है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया। किसके सापेक्ष में? इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो आप क्या सीखे? 3 चीजें सीखे। पहले आप हेडिंग बनाएंगे, कौन सा? अवस्था। तो अवस्थाएं कितनी होती है वस्तु की? 2 होती है। अवस्थाएं कितनी होती है? 2, या स्थिति भी बोल सकते हैं इसको। पहला होता है विरामावस्था। पेन और कॉपी साथ में ले लीजिएगा, क्रम से एक एक वर्ड को नोट करते चलिएगा। विरामावस्था क्या होता है? जब कोई वस्तु
समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वस्तु किस अवस्था में कहलाती है? विरामावस्था में। जैसे बोर्ड है ना, क्या ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है? नहीं। और क्या होगा? जैसे यहाँ पर मार्कर रख दिया जाए, ये भी क्या है? विरामावस्था में। एक और यहाँ पर पॉइंट है कि क्या है? विरामावस्था में। हो गया। दूसरा है गत्यावस्था। गत्यावस्था, गत्यावस्था का मतलब कि कोई भी वस्तु अपने समय के साथ साथ स्थिति में क्या करे? परिवर्तन करे, तो उस वस्तु की अवस्था जो कहलाएगी गत्यावस्था। तो नोट कर लीजिए, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उस वस्तु की क्या कहलाती है? गत्यावस्था कहलाती है। फिर से नोट बना लीजिएगा, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उस वस्तु की अवस्था कौन सी कहलाती है? गत्यावस्था कहलाती है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे चला गया, समय बीता, साथ साथ मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ, पुनः यहाँ से फिर इधर आ गया, तो स्थिति में परिवर्तन हुआ, ये क्या कहलाएगी? गत्यावस्था। राइट। अब ध्यान से सीखेंगे मोशन क्या होता है, गति क्या होती है। गति को हमने बतलाया कि गति एक सापेक्ष पद है, किसी के सापेक्ष में ये गति होती है। गत्यावस्था का ही रूप है, बट इसमें सापेक्ष की जरूरत है। जैसे यदि हम कहें, सीखिएगा, एक ट्रेन है, इस ट्रेन में दो लोग स्थिर बैठे हैं, एक थे वस्तु ए है और दूसरा एक इंसान बी। कोई एक आदमी है, ऐसे मान लेंगे, और एक आदमी ये क्या है? बी है। क्लियर? ये लॉकडाउन के कारण बेचारे दिल्ली से क्या कर रहे हैं? इस ट्रेन में बैठ करके घर आ रहे हैं, और उसके रास्ते में एक इंसान है सी, जो इन लोगों को देख रहा है कि ये लोग बेचारे ट्रेन में बैठकर क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो इसमें बी वाला बोल रहा है बी के अनुसार, यानी बी कह रहा है कि ए विरामावस्था में, इसमें है विरामावस्था में है। क्लियर? ये क्या है? विरामावस्था। और सी के सापेक्ष, सी है ना, सी के अनुसार ए गतिमान है या गत्यावस्था में है। गत्यावस्था में बताइए मेरे भाई, कौन सही है और कौन गलत है? सोचो, बताइए किसका सही है? बी का सही है या सी वाला सही है? सोचो। अरे मेरे भाई, ये दोनों सही है, बोथ करेक्ट, दोनों सही है। कैसे? ए और बी एक ही ट्रेन में, एक ही डिब्बे में बैठकर गतिमान हो रहे हैं ना, चल रहे हैं, तो ए के साथ साथ बी भी चल रहा है। तो बी क्या कर रहा है? ए क्या है बेचारा? विरामावस्था में। बी के सापेक्ष ए क्या है? विरामावस्था में। राइट। और सी यहाँ पे स्थिर है और आपकी ट्रेन या रेलगाड़ी क्या चल रही है? आगे की ओर बढ़ रही, गतिमान है। तो सी के सापेक्ष ये क्या है? गतिमान। राइट। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं गति के सापेक्ष पद। तो आप इसके गति की परिभाषा दे सकते हैं, मोशन।
लिखेंगे, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। क्लियर हुआ? अब जरा सुनिएगा, जो गति होती है किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में होती है। यदि मैं चल रहा हूं तो इधर ही मैं चलूंगा, तो मेरा स्थिति में जो परिवर्तन होता है एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। इसलिए जो गति होती है वो कौन सी राशि है? याद रखेंगे, गति सदिश राशि होती है। किस राशि में होती है? सदिश राशि। अभी आपको सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में कुछ मिलेगा, जान गए? अब इसके बाद जो गति के कुछ प्रारूप है, गति के कुछ प्रारूप हैं, उसको जानेंगे। जैसे गति के प्रारूप, आप कहते हैं जो गति होती है वो एक समान गति होती है या असमान गति होती है। तो पहला है एक समान गति। साथ साथ नोट करते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति पर जब कोई वस्तु समान समय में समान स्थिति में परिवर्तन करता है, यानी समान दूरी तय करता है, तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। जैसे कोई वस्तु है ए से बी, इसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, 5 सेकंड में तय करता है। और बी से सी, इसके भी बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर है, और इसको तय करने में भी 5 मिनट का ही या 5 सेकंड का ही समय लगाता है। तो उसकी गति क्या है? एक समान है, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। और इसके आगे भी देख लीजिए, यदि कोई वस्तु सी से डी पर पहुंच रहा है, वही वाली वस्तु, ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर का, और इसमें कितना समय लगा है? 10 सेकंड का। तो क्या ये इसकी असमान गति हो गई? नहीं, ये 10 मीटर 2 गुना दूरी हुआ, तो समय भी क्या हो गया? 2 गुना हो गया। सही? तो इस सिचुएशन में इस वस्तु की गति क्या है? एक समान गति। तो आप क्या परिभाषा देंगे इसका? जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है या समान स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। गति का ही न प्रारूप है। दूसरा हेडिंग बनाएंगे, असमान गति। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति यानी इनकी गति समान न हो, तो कैसी होगी? भिन्न भिन्न। यानी जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी नहीं तय करती है, तब क्या करती है? जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, क्या करती है? भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? असमान गति। जैसे
कोई वस्तु है ए से बी पर पहुंचा, इसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, कितना समय लिया? 5 सेकेंड। अगला जो डिस्टेंस है 8 मीटर का है, तब भी वो कितना समय ले लिया? 5 सेकेंड का। तो बतलाइए, डिस्टेंस तो कम हो गया लेकिन समय उतना ही लगा। अगला जो डिस्टेंस है 20 सेकेंड का, और इसमें बेचारा 5 ही सेकेंड में पार कर गया। तो बतलाइए, या इसको 10 सेकेंड मान लेते हैं, तो इसकी क्या स्थिति है? समान समय है लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या हो रहा है? भिन्न भिन्न तय किया जा रहा है, या भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न डिस्टेंस तय किया जा रहा है। तो इसकी गति क्या कहलाएगी? असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बात ध्यान रखेंगे, असमान गति को हम लोग परिवर्ती गति भी कहते हैं। परिवर्ती गति, परिवर्ती का मतलब परिवर्तन होता रहे, बदलता है। तो क्या डेफिनेशन देंगे? जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी या भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। और इसके कुछ रिलेटेड गति हैं, उसको देख लेते हैं। ऋजुरेखीय गति, ऋजुरेखीय गति, या इसी को बोलते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन, सिंपल लीनियर मोशन। थोड़ा इंग्लिश भी जानते रहिएगा भाई, नहीं तो मेरे जैसे ही कमजोर आदमी बन जाएंगे। सही, मैं तो कमजोर ही, आप लोग भी कमजोर बन जाएंगे। देखिए, ऋजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन। ऋजुरेखीय यानी एकदम सीधी रेखा में गति, कहीं मुड़े उड़े ना, या सरल रेखा में सीधी रेखा में गति है, उसकी गति क्या कहलाएगी? ऋजुरेखीय गति कहलाती है। यानी ऐसे देखिए, ये ट्रेन की पटरी है, सीधा है, और इस पे ट्रेन दौड़ रही है, ऐसे दौड़ती है। तो ये कैसे चलेगी? सीधी रेखा में गति करेगी। क्या ट्रेन मुड़कर पीछे भी आ जाएगी? अब क्या ट्रेन ऊपर भी चला जाएगा? नहीं, सीधी रेखा में चलती है। तो उसकी गति क्या कहलाएगी? सरल रेखीय या ऋजु रेखीय गति कहलाती है। तो बताइए इसका डिफिनीशन क्या होगा? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में या ऋजु रेखीय मार्ग पर गति करती है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय या ऋजु रेखीय गति कहलाती है, सिंपल लीनियर मोशन कहलाती है। स्पष्ट? अच्छा, अब चलते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग है और इसी पे बेचारा ये ऐसे डांस करता रहे, ओ ऐसे डांस करेगा ना, तो इस पे ऐसे डांस करता रहेगा, तो उसकी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन होता है, अपने परमाणु के जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों बेचारा क्या करता है? वृत्ताकार मार्ग में डांस करते रहता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। तो आप इसकी डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन कहलाती है। सही? जैसे एग्जाम्पल लिखना होगा तो लिख सकते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में
इलेक्ट्रॉनों की गति। कौन सी गति है? वृत्तीय गति। आगे दोलन गति। दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति। झूला तो बहुत झूलते हैं, ये देखिए झूला है, तो झूले को इधर लेकर आते हैं ऐसे, यहाँ से बेचारा फिर जाता है यूं इधर, फिर यहाँ से चलता है यूं, फिर ऐसे चलता है यूं, ऐसे ही चलता है। इसकी गति क्या है? दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे ये यहाँ से ये ऐसे चले, पुनः ऐसे आए, ये गति कौन सी गति? ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति। तो क्या डिफिनेशन बोलेंगे? जब कोई वस्तु एक फिक्स पॉइंट है ना, यहाँ से देखिएगा ऐसे, ये है, यहाँ से ऐसे गया, पुनः फिर यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर इधर गया, फिर आया। तो इस तरीके से एक निश्चित पॉइंट पे आ रहा है। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर दोनों दिशाओं में गति करती है, तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है, ऑसिलेटरी मोशन। देख लेंगे, जल्दी लिखिए। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर दोनों दिशाओं में गति करती है, तो उसकी गति दोलन गति कहलाती है। जैसे झूले की गति, किसकी गति? झूले की गति। घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति एक हेडिंग आती है घूर्णन गति। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति क्या होती है? जैसे कोई एक चरखी होता है, तो चरखी पे कहीं बैठ जाते हैं, तो ये चरखी ऐसे मूव करती है, तो ये एक उसका सेंटर पॉइंट फिक्स होता है, उसी पे ये चरखी क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। तो जिस पॉइंट पे उसके परिधि पे बैठेंगे, वहां से क्या करेगी? उस सेंटर के चारों ओर आपको क्या करेगी? घुमाएगी। तो कौन सी गति कहलाएगी? घूर्णन गति। यानी ये जैसे ये चरखी है ऐसे, ये ऐसे, और इस पे कहीं पे भी आप बैठ गए तो ये ऐसे चलता रहेगा। क्या यहाँ पे आ जाएंगे? नहीं। क्या इस पे बैठ गए तो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। तो ये वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, लेकिन एक निश्चित डिस्टेंस पे चल रहा है, तो इसकी गति क्या कहलाएगी? घूर्णन गति। तो आप इसकी डिफिनीशन क्या बोलेंगे? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों क्या करती है? गति करती है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? घूर्णन या घूर्णन गति, जैसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे पृथ्वी की गति, पृथ्वी एक समान रूप से वो एक निश्चित बिंदु है, उसका सेंटर, उसके चारों ओर गति करती है। चंद्रमा की गति, किसकी गति? चंद्रमा की गति। जो साइकिल का पहिया होता है, वो भी अपने धुरी के चारों ओर एक रूप से गति करता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति। चक्र की गति, जो चक्र चाहते हैं, तो लिख लीजिए। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर गति करती है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति,
चक्र की गति आगे कितना लिखेंगे? कुछ इसमें भौतिक राशियों की से रिलेटेड प्रारूप हैं, उनको भी देख लिया जाए, आगे जरूरत पड़ेगा। उसमें आपका आता है एक अदिश राशि, अदिश राशि, और दूसरा होता है सदिश राशि। अदिश राशियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशियों को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। देखिए अदिश राशि क्या होती है और सदिश, इसकी नाम ही है अदिश, जिसमें दिशा न हो, और इसका नाम है सदिश, जिसमें दिशा भी हो। तो बताइए कोई भी राशि होता है, कोई भी भौतिक राशि है, तो क्या उसका मेजरमेंट हम लोग नहीं करते हैं? अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी भौतिक राशि है, जो फिजिक्स होता है वो एक प्रकार से मापन का विज्ञान होता है, उसको मेजरमेंट किया जा सकता है। तो बताइए कोई भी राशि होगा तो उसको तो हम लोग माप सकते हैं, अब मापेंगे तो परिमाण पाएंगे, सही है? तो अदिश किसी भी भौतिक राशि को मापेंगे तो उसका परिमाण मिलेगा, अगर जो दिशा न मिले तो कौन सी राशि है? अदिश राशि। और परिमाण के साथ साथ दिशा भी मिले तो उस राशि को क्या बोलते हैं? सदिश राशि। तो आप बता सकते हैं वे भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण हो, दिशा न हो, अदिश राशि कहलाती है। जैसे ताप, टेम्परेचर, ये वातावरण है, गर्मी हो रही देख रहे हैं बेगम, तो क्या इसके लिए कोई दिशा है कि इस साइड जाऊंगा तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी, यहाँ पे रहूंगा तो मुझे गर्मी लगेगी? हाँ, नहीं। तो ये इसकी कोई दिशा नहीं है ताप का, जिधर रहेंगे उधर गर्मी लगेगा। क्लियर? तो ये ताप की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ इसका परिमाण होता है। आज का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री। तो क्या आप बोलेंगे आज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, अनसेंटीग्रेड है, तो क्या उत्तर दिशा में 50 सेंटीग्रेड है? ऐसे बोलते हैं? नहीं। तो इसके लिए डायरेक्शन नहीं होता, राइट? और कोई एग्जाम्पल लीजिए। समय, तो आप कहेंगे क्या 9:25 हो रहा है, तो ये आप बोल सकते हैं 9:25 उत्तर दिशा में है, पूर्व दिशा में है? नहीं, इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर हुआ? और भी कुछ ले सकते हैं। अदिश राशि में दूरी देख लीजिए, दूरी आप A से B पर पहुंचे, इसके बीच की लंबाई कितनी है? 25 मीटर मान लेते हैं। तो क्या A से B पे मापा तो 25 मीटर पाया, आप B से A पर मापूंगा तो घट जाएगा? नहीं, कोई डिस्टेंस में इसका नहीं है। तो क्या कहलाएगा ये? अदिश राशि। चाल अदिश राशि, जान गए? अब इसी तरीके से सदिश राशि, वे राशियां जिनका केवल क्या हो, जिनका परिमाण, वे भौतिक राशियां जो जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है या दिशा भी होती है, वो क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल, फोर्स, इसकी क्या है?
परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। मैंने कह दिया कि इस बोर्ड पे हमने 5 न्यूटन का बल लगाया, तो ये बताइए बोर्ड पे ऐसे 5 न्यूटन का बल लगा, किस दिशा में लगा? इसके बोर्ड के अंदर की दिशा में, सही। अगर जो मैंने कहा कि इस बोर्ड से मैंने 5 न्यूटन के बल लगा कर इस बोर्ड को खींच रहा हूँ, तो जब बोर्ड को 5 न्यूटन के बल से खींचूंगा, इस पे बल लगा रहा हूँ बाहर की ओर, तो डायरेक्शन है ना, तो इसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो क्या कहलाएगा? सदिश राशि। और क्या होगा? बल हो गया। विस्थापन, विस्थापन जो होता है वो भी क्या है? सदिश राशि। वेग सदिश राशि। त्वरण एक्सीलरेशन, ये भी क्या है? सदिश राशि। संवेग सदिश राशि आदि। एक बात ध्यान रखेंगे नोट पॉइंट में कि सदिश राशि को हम निरूपित कैसे करते हैं। जैसे बल का सिंबल आप लोग बोलते हैं क्या होता है? F। तो हमें यहाँ पे F लिख देंगे तो कैसे ये डिनोटिंग होगा कि ये क्या सदिश है कि अदिश है? तो इसके ऊपर मेरे भाई जान जाइएगा, वेक्टर लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं, इसीलिए देखो इसका नाम भी है वेक्टर क्वांटिटीज। इसको क्या पढ़ते हैं? वेक्टर। तो कोई भी सदिश राशि को डिनोट करना होगा, दर्शाना होगा, तो इसके ऊपर ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? वेक्टर F। ये सदिश राशि है। विस्थापन को सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट D से डिनोट करते हैं, इस पर क्या दिखा देंगे? वेक्टर। कौन सी राशि पढ़ी जाएगी? वेक्टर D, यानी सदिश राशि। वेलोसिटी को ले लीजिए, V से डिनोट करते हैं, ये सदिश है कि अदिश कैसे मालूम चलेगा? जब इस पे ऐसे तीर लगा देंगे तो कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। त्वरण, त्वरण को किससे बोलते हैं? एक्सीलरेशन, ऐसे डिनोट करते हैं, इस पे भी वेक्टर ऐसे लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा? सदिश राशि। और संवेग को किससे डिनोट करते हैं? P से, मोमेंटम बोलते हैं, इसके ऊपर भी तीर लगा देंगे तो क्या कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। जान गए? तो चलिए चलता हूँ आगे। दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और यहाँ पे लिख देता हूँ विस्थापन। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कोई बंदा एक है, स्टूडेंट, यहाँ से चलता है ऐसे, यहाँ गया और यहाँ से बेचारा इधर चला गया, और इधर से घूमते घूमते यहाँ पे आया, और यहाँ से सीधे बेचारा चला गया इस पॉइंट पे, और यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ या इसको ए से क्या चला गया? बी पर आकर यहीं पे रुक गया। तो बताइए, यहाँ से बेचारा चला तो ये रास्ता यहाँ से चला ना, तो इसका मार्ग कहाँ पे? ये इतना आया, तो ये पूरी रास्ता जो इसकी लंबाई होगी वही इसमें क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। जितना ये रास्ते की लंबाई टोटल है वही क्या है? उसकी दूरी। और ये वाली जो लेंथ बची है सबसे न्यूनतम दूरी, जो इसके प्रारंभिक स्थिति है, और ये क्या कहलाएगी? अंतिम स्थिति। लिख देता हूँ प्रारंभिक स्थिति। यहीं से शुरू किया था और कहाँ पे रुका है? यहाँ पे अंतिम स्थिति। नहीं दिखाई दे रहा है? छोटा बना देते हैं, देखिए यहाँ अब दिखाई दिया। ये क्या है? आपके अंतिम स्थिति दी है, अंतिम स्थिति। ध्यान देंगे, ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम डिस्टेंस जो होती है, न्यूनतम दूरी जो होती है, वही क्या कहलाती है? विस्थापन। ये वाला डिस्टेंस कितना कहलाएगा?
विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और ये टोटल डिस्टेंस क्या कहलाएगा, जो पथ की टोटल लंबाई है, ये दूरी। तो आप क्या परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई उस वस्तु की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। अब विस्थापन क्या बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु की क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अपने भाषा में सीख जाओ, जो डिस्टेंस होता है, जितना उसके पथ की लंबाई होगी टोटल, वह दूरी कहलाएगी। और जो आपका विस्थापन होता है, जैसे आप बोलते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट का नाम सुने हैं ना, शॉर्टकट का मतलब छोटा रास्ता, जो सबसे छोटा होगा वही मेरा शॉर्टकट, वही मेरा क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो बताइए ए से बी पर जाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन है, यही न है, दौड़ते आ जाएंगे यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं, लिख लीजिएगा इसको, दूरी की डिफिनेशन। जब कोई वस्तु, गलत हो गया, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को उस वस्तु की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। हो गया? दूरी कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है, लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी जो होती है इसका मात्रक मीटर होता है, और दूरी जो होती है इसका केवल मापन किया जाता है, इसका सिर्फ माप होता है। लिख लीजिएगा, इसका केवल माप होती है या इसका परिमाण होता है, इसका केवल परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती है। और दूरी जो होती है यह सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है, न तो ऋणात्मक होगा और न ही शून्य होगा। क्लियर? इतना है दूरी का मात्रक हो गया। अब चलते हैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट पे, विस्थापन। अभी मैं इस पे दूरी और विस्थापन पे बहुत ढेर सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, विस्थापन इज इक्वल्स टू अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। यानी अंतिम स्थिति पे जो आपकी परिमाण मिलेगा और प्रारंभिक स्थिति पे जो परिमाण रहेगा, तो अंतिम वाले में से प्रारंभिक को क्या करेंगे, घटा देंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। क्लियर? अब स्केल भी नोट पॉइंट नोट कर लेंगे कि जो विस्थापन होता है वह सदिश राशि होता है। यह कौन सी राशि है, यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है।
इसका मात्रा मीटर होता है। अगला नोट पॉइंट, इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। और इसकी दूरी को जो बोले हैं सदैव धनात्मक होती है, लेकिन ये क्या होता है, धनात्मक, यह जो होता है धनात्मक या ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक। विस्थापन जो होगा मेरे भाई, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब चलते हैं थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझें। तो अंतर में भी वही लिख सकते हैं कि क्या अंतर है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करता है और चलता है पॉइंट बी पर। इसके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर और पॉइंट बी से बेचारा चलता है पॉइंट सी पर। इसके भी बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर। तो बताइए इस ए से सी तक जाने में उसका विस्थापन और डिस्टेंस कितना होगा। तो आप बताएंगे कि जो दूरी होगा इसका वो कितना होगा, ए से सी तक रास्ते की कुल लंबाई है ना, तो ए से बी तक कितना लंबाई था 10 मीटर और बी से सी तक कितना है 12 मीटर। तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा 10 + 12 = 22 मीटर ले हुआ। और इसी का विस्थापन बतला दीजिए। तो प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये है। तो बताइए प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे 0 है ना, और अंतिम स्थिति यहाँ पे आया तो कितनी दूरी तय कर लिया, कितनी रास्ता हुआ 10 और 12 22। तो इसको विस्थापन निकालेंगे, अंतिम स्थिति यहाँ से कितनी डिस्टेंस मिला 22 हमारे प्रारंभिक स्थिति 0, तो कितना आ जाएगा 22 मीटर। या ऐसे भी सीख जाइए, तो इसकी प्रारंभिक यहाँ पे है, अंतिम यहाँ पे, इसके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी यही ना है। क्या इससे भी कोई शॉर्टकट रास्ता है जाने के लिए? क्या ऐसे घूमकर आ जाएंगे इस पर? ये तो और बड़ा हो जाएगा। क्या ऐसे चलेंगे तब तो और बड़ा हो जाएगा। सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन दिखाई दे रहा है, ए से सी पर। तो कितनी बीच की डिस्टेंस है 22 मीटर। क्लियर हुआ? तो इस स्थिति में इस वस्तु की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई इंसान है, बड़ा बेईमान है, ए से किस पर गया बी पर, कितना डिस्टेंस तय किया 10 मीटर का। और बी से सीधे मुड़ गया इस पर, आ गया 12 मीटर सी पॉइंट, और सी से बेचारा सीधे मनसा गया तो आ गया बिंदु डी पर। ये भी डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। तो अब बताइए इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा, पता लगाइए। तो दूरी जो होगा पता लगाइए कितना दूर चला है बेचारा। ए से पहले किस पर गया
बी पर न कितना दूरी तय किया 10 मीटर। अब बी से किस पर आया सी पर, तो कितना दूरी तय किया 12 मीटर। तो टोटल दूरी कितना हो गया 22 मीटर। 22 से फिर इस पर आ गया डी पर न, तो ये कितना है 10 मीटर। तो कुल दूरी इसका कितना हो गया, अरे भाई 10 प्लस 12 प्लस 10 यह ना होगा, तो टोटल कितना आ गया 32 मीटर ना। तो इसका तो दूरी मिल गया कि कुल रास्ते की लंबाई 32 मीटर, लेकिन विस्थापन कितना हुआ इसका, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए तो परिभाषा पढ़ें, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी न चाहिए। तो ये बतलाइए कितना इसका प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति यहीं पे रुका है, तो यहाँ से इसको पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता कौन है ना, ऐसे सीधे दौड़ जाएंगे तो क्यों नहीं इसके बीच की न्यूनतम दूरी बतलाते हैं। क्लियर? तो बतलाइए इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, यह वाली है 12 मीटर, तो ये इतना ही में पैरेलल होगा, तो इसकी डिस्टेंस कितना कहलाएगा 12 मीटर। सबसे शॉर्टकट रास्ता है ना। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, तीसरा एग्जाम। कोई इंसान है लेकिन बहुत होशियार है, ए से जाता है बी पर 4 मीटर की दूरी फटाक से तय कर लेता है, और बी से बेचारा आ जाता है सी पर, इसके बीच का दूरी है 3 मीटर। तो बतलाइए कितना दूरी तय किया, जल्दी बोलिए, दूरी कितना हुआ और विस्थापन कितना हुआ। दूरी ए से गया बी पर तो कितना दूरी तय किया 4 मीटर, अब बी से आया सी पर तो कितना दूरी तय किया 3 मीटर, तो कुल दूरी कितना हो गया 7 मीटर। विस्थापन के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता यह ना है, ऐसी ही ना है, ये उससे कोई आसान है का रास्ता नहीं। तो बतलाइए इसका विस्थापन एसी होगा कि नहीं होगा, और एसी का मान कैसे मिलेगा। तो आप लोग पढ़े हैं एक फार्मूला त्रिकोणमिति में, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोणे त्रिभुज न है ऐसे, तो ये क्या होता है, समकोण के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और इसके समकोण के नीचे वाली भुजा क्या होता है, आधार होता है। आई क्या हो जाएगा लंब, या एंगल इसको लेते थे, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। चलिए मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। तो आप इसका फार्मूला क्या पढ़े हैं, कर्ण का वर्ग बराबर, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर, वर्ग का मतलब इसे लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यह ना होता है। तो अगर जो इसको आप देख रहे हैं, ये समकोण पे इसको बी मान लेंगे, ये इधर नीचे की ओर है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ये बताइए एसी कर्ण हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो कर्ण का मतलब कान, आधार का मतलब आंख, और लंब का मतलब नाक। तो याद कर लो, कान का वर्ग बराबर आंख का वर्ग धन नाक का वर्ग। तो ये बताओ कान का वर्ग कितना है, एसी, एसी का मान बतलाना है। अब बराबर आधार का वर्ग कितना है, आधार है ना 3 मान लीजिए, यही ना है, बी ए ये वाला 4, तो 4 चौका 16, अब प्लस लंब कितना है 3 न एसी एक बीसी, तो इसका कितना हो जाएगा 3 तिरिके 9, तो सॉल्व करेंगे तो 25, तो एसी का वर्ग न है, और जब वर्ग हटाएंगे तो क्या लगा देंगे करड़ी,
तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो बतलाओ मेरे भाई इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर। तो अब बतलाइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर हो गया ना आंसर। नोट कर लीजिए, कुछ आगे और क्वेश्चन बतलाते हैं। बता दें देखिएगा, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहा था या 5 भी हो। एक इंसान है, कैसा है, बहुत चालाक है। ए से गया बी पर, कितना दूरी तय कर लिया 5 मीटर की दूरी, हाँ? और बी से जैसे आया एक सी पर सीधे घूम गया बेचारा, कितना दूरी तय कर लिया 6 मीटर। और जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ से घूम गया, इस पर आ गया बिंदु डी पर, और डी पर भी इसकी दूरी कितनी है 5 मीटर। और यहाँ पे जैसे आया तो कोई इंसान था, इनको एक का थपड़ा दिया, अब पूरा बना कर चला गया बेचारा, पहुंच गया। कितना दूरी तय कर लिया ये 6 मीटर का। तो अब बतलाइए इसका दूरी तय कितना तय किया और विस्थापन कितना तय किया। चलिए निकालते हैं दूरी और निकालते हैं विस्थापन। तो बताइए ए से न चला था, इसका प्रारंभिक स्थिति यहीं पे न होगा, स्थिति ए है, और अंतिम स्थिति भी क्या है, ए ही ना है। तो पहले कैसे कैसे घुमा है, ए से गया है बेचारा बी पर, तो कितना दूरी तय कर लिया 5 मीटर। अब बी से सी पर गया तो कितना दूरी तय कर लिया 6 मीटर। और सी से डी पर आया तो 5 मीटर। और फिर डी से ए पर गया तो कितना हो गया 6 मीटर। तो टोटल दूरी कितना हो गया 6 5 11 5 16 6 22 मीटर की टोटल दूरी तय कर लिया। सही है ना। चलिए अब विस्थापन बतलाइए क्या हुआ। अरे जहां से चला था वहां पे आ गया, तो इसकी जो प्रारंभिक स्थिति वही अंतिम स्थिति, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 0 ना। प्रारंभिक स्थिति ए था, अंतिम स्थिति ए था, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा 0। सही। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। कोई इंसान है, बहुत बेईमान है, जो ए से गया बी पर, कितना दूरी तय किया 7 मीटर का। और बी वाले ने इनको एक का थपड़ा तो दिया, ये बेचारा चला आया बिंदु सी पर, और इसके बीच का दूरी तय कर लिया 10 मीटर। और सी से ऐसा कोई थपड़ा दिया कि बेचारे भन भागते आकर यहाँ पे बिंदु डी पर। और ये टोटल डिस्टेंस है आपका, यहाँ से ये वाली जो है, यहाँ से ये वाली, इसके इधर की ये है 5 मीटर। तो चलिए बतलाइए अब कितना दूरी तय कर लिया और उसका विस्थापन कितना हुआ, निकालते हैं। तो पहले बतलाएंगे दूरी, तब बतलाएंगे विस्थापन। ए से पहले बी पर गया है ना, तब इधर आया है। तो ए से बी पर जाने में कितना दूरी तय किया 7 मीटर रास्ते की लंबाई है। अब फिर यहाँ पे रुका थोड़ी, कितने आ गया सी पर, तो कितना दूरी तय किया 10 मीटर।
और 10 से सीधे आया इस पर, तो जरा देखिएगा C से A तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 और 10 17 ना, अब प्लस इसके बाद ये भी दूरियां तय किया 5 मीटर, तो 17 5 कितना हो जाएगा 22 मीटर। तो ये टोटल रास्ते की लंबाई कितनी है 22 मीटर है ना। तो ये टोटल कितना दूरी तय कर लिया 7 धन 10 धन 22 मीटर की। तो जोड़िए 22 10 32 7 39 मीटर की दूरी ना। लेकिन अब बतलाइए डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ। सावधानी, A से गया B पर, B से गया C पर, C से आया, अगर यहाँ पे आ गया तो उसका विस्थापन 0 हो गया ना। अब यहाँ से संख्या रेखा आप एक पढ़े होंगे, ये ओरिजिन प्रारंभिक पॉइंट है 0 ओरिजिन, इसके इधर चलते हैं तो डिस्टेंस धनात्मक होता है और इसके इधर चलते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो बतलाइए अब यहाँ से ये बेचारा इधर गया फिर इस पे आ गया तो यहाँ पे तो 0 हो गया। अब इसके इधर जितना खाना आएगा वो ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा। तो बतलाइए यहाँ से कितना दूरी बैक आया 5 मीटर ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, प्रारंभिक स्थिति ये हो गया, अंतिम स्थिति ये, तो अंतिम स्थिति ऋणात्मक न होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा -5 मीटर। क्लियर। तो विस्थापन कितना आ गया -5 मीटर। इतना ही दूरी न लिया जाएगा सबसे, इसको यहाँ से पहुँचने के लिए शॉर्टकट रास्ता इस पर यह ना है। अब जाएगा इसे पूरा डांस करते आएगा नहीं, A से D पर पहुँचेगा टोटल कितनी दूरी 5 मीटर, वो भी किधर आया उल्टा आया है ना। तो संख्या रेखा से विपरीत चल रहा है उल्टा, तो इसका क्या हो जाएगा ऋणात्मक। क्लियर हुआ। इस तरीके से ये आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। एक बात ध्यान रखेंगे, किसी वस्तु की किसी एक ही वस्तु की जो दूरी होती है वो सदैव बड़ा होगा या उससे छोटा हो गया किससे विस्थापन से। यानी कि एक ही वस्तु है, उस वस्तु की आप डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उसकी दूरी कभी भी होगी तो या तो उस विस्थापन के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। दूरी कभी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है एक ही वस्तु के लिए। क्लियर हुआ। बहुत अच्छा। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा चाल एवं वेग। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स यू सो मच।